हेलो। हमने कल पढ़ा था कि अगर रिफ्लेक्टिविटी 100% है, ठीक है, तो फोर्स ऑब्लिक इंसिडेंस में कितना लगेगा, जो कि आया था 2ia cos स्क्वायर थीटा अपान c। और ये जो भी फोर्स लगेगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। और ऑब्लिक इंसिडेंस से पढ़ा था कि ये आया था ia cos थीटा अपान c, और ये रे के डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अगर रेज ऐसे आए तो फोर्स ऐसे लगेगा। ऑब्लिक इंसिडेंस रिफ्लेक्टिविटी 0 पे, मतलब एब्जॉर्बिटी 1 पे फोर्स ऐसे लगेगा, और रिफ्लेक्टिविटी 1 पे सरफेस के परपेंडिकुलर, रेज ऐसे जा रही है ना, ऐसे। यहां तक पढ़ा था ना, ठीक है। अब लिखो। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे हैं, सपोज करो एक क्वेश्चन ही है कि सपोज करो एक सरफेस है, इस पे लाइट रेज पड़ रही है, बट इस लाइट रेज की जो ऑब्जॉर्बिटी है ए के बराबर है, इंटेंसिटी आई है, और इस सरफेस एरिया कैपिटल ए के बराबर नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। कॉपी करो तो ऑब्जॉर्बिटी ए है, मतलब इसमें रिफ्लेक्टिविटी 0 नहीं होगी, कोई जनरल वैल्यू है, ठीक है। फाइंड नेट फोर्स एंड प्रेशर ऑन सरफेस। फाइंड नेट फोर्स एंड प्रेशर ऑफ सरफेस। फाइंड नेट फोर्स एंड प्रेशर ऑन सरफेस। प्रेशर ऑन सरफेस। नेट फोर्स एंड प्रेशर ऑन सरफेस। अब इसको हम ना दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। देखो, एब्जॉर्बिटी ए का मतलब क्या है कि ए पार्ट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, बाकी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पे ये ना दो सरफेस से मिलकर बना हुआ है। एक पे जो टोटल एनर्जी है वो इंटेंसिटी इस टू ए के बराबर आ रही है, और ये पूरा पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है। प्लस एक ऐसा पार्ट है जो इस पे लाइट रे जैसे आ रही है, और ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये पूरा पूरा रिफ्लेक्ट हो रही है। और इसका जो पार्ट है वो आई 1 माइनस ए है। ये समझ रहे हो? लाइट की एब्जॉर्बिटी ए का मतलब क्या, उसका ए पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है, बाकी पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब इसको हम दो भाग ब्रेक कर लिए कि इधर से आई ए के बराबर एनर्जी आ रही है, एब्जॉर्ब हो जा रही है, और बाकी 1 माइनस ए इस टू आई के बराबर एनर्जी आ रही है, वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है। समझ गए मैं क्या कर रहा हूँ? दोनों को जोड़ोगे तो टोटल आई इंटू ए आ जाएगा। सिंपल आई 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 आ जाएगा। देखो जोड़ के देख लो इसको। जब इसको इसमें जोड़ोगे ना, तो माइनस आई ए कट गया, आई आ गया, आना भी चाहिए। टोटल एनर्जी आई ए आ रही है, उसका आई ए पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है, बाकी पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस कैसे मान सकते हो कि दो लोग हैं, ठीक है, एक का काम, दोनों साथ जा रहे हैं, एक जाके घर में रुक गया और दूसरा घर से वापिस आ गया, तो ये एब्जॉर्ब हो गया। तो मैं कहूंगा कि एब्जॉर्ब एक हुआ, और एक जो जा रहा है वो रिफ्लेक्ट हो गया। तो वैसे ही ब्रेक कर दिया। अब सही है ना? गड़बड़ है? अब इन दोनों का फोर्स कैसा हमारा आंसर होगा। तो अगर ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब होगा तो हमारा फोर्स होगा आई ए इज टू ए अपान सी। ये फोर्स होना चाहिए। समझ सकते हो इसे? आई ए बाई सी कंप्लीटली एब्जॉर्ब में होता है। और इस पार्ट पे जो फोर्स लगेगा नीचे को, वो आई 1 माइनस ए इज टू ए का सी इंटू ट्वाइस कर देंगे। देखो, रिफ्लेक्टिविटी में ट्वाइस आता था तो 2 कर दिया, एब्जॉर्बिटी में। अब इन दोनों को जोड़ दो तो नेट फोर्स हो जाएगा। सही है? तो हमारा जो नेट फोर्स होना चाहिए दोनों का सम, तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है क्या, आई ए अपान सी इज टू, यहां से आएगा ए, यहां से आएगा ट्वाइस ऑफ 1 माइनस ए। तो फोर्स की वैल्यू आ गई आई ए अपान सी इज टू 2 माइनस ए। ये हमारा फोर्स मिल गया। तो ये एक जनरल केस हो सकता है, बट ये रटा नहीं जाता है, इसको बस समझा जाता है। अब इसमें अगर हम अपना इक्वेशन को वेरीफाई करें, जिस केस में मैंने कहा था कि एब्जॉर्बिटी 1 है, एब्जॉर्बिटी 1 है, तो फॉर्मूला क्या था, आई ए बाई सी। देखो आ रहा है, एक इधर पे 1 रख दो, आगे आई ए बाई सी। जिस केस मैंने पढ़ा था रिफ्लेक्टिविटी 1 है, तो ए 0 हो जाएगा, 0 कर दो, 2 आई ए बाई सी। देखो होल्ड कर रहा है। ये मोस्ट जनरल केस था, बट ये फॉर्मूला रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है हमको। उधर वाला ही रटना था कि अगर कंप्लीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो आई ए बाई सी, कंप्लीट रिफ्लेक्ट हो रहा है 2 आई ए बाई सी। फिर अगर दोनों पार्ट आ गया, दोनों अलग अलग करके जोड़ देंगे। सही है? कॉपी करो।
हटाएं? हटा रहा हूं। ये क्वेश्चन करता है, मान लो इस तरीके से ये रेक्टेंगुलर, ये स्क्वायर प्लेट है, ये साइड लेंथ ए है, साइड लेंथ ठीक है ए है, और ये भी साइड लेंथ ए है, ये स्क्वायर प्लेट है, और ये लेंथ ना ये भी ए के बराबर है। ये ये कोई फ्रेम है पूरा ऐसा, और इस पूरे फ्रेम का मास एम है, और ये एक्सेस है। देखो ये किस तरीके से रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसकी ऐसी एक्सिस है, इस पे ये 2a है और ये a है। अब जो लाइट रेज है ना वो आधे रीजन पे ही टकरा रही है, लाइट रेज बस इतने ही रीजन पे टकरा रही है, इसी पे टकरा रही है, परपेंडिकुलर टकरा रही है। तो आधे रीजन पे लाइट टकरा है तो फोटॉन से फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स लगाएंगे तो अगर ये ऐसे है तो mg के वजह से नीचे गिर जाना चाहिए, बट लाइट फोर्स लगा रहा है तो इसके वजह से वो यहाँ पे रुका हुआ है ऐसे। क्या? हाँ ये एक्सेस है, हाँ रोटेट कर सकता है, एक्सेस है ठीक है, फ्री एक्सेस है तो ऐसे गिर सकता था, बट लाइट के फोर्स वजह से रुका हुआ है। तो अगर इसकी इंटेंसिटी आई है और करेक्ट कंप्लीट लाइट रेज रिफ्लेक्टिविटी 1 है, इसकी रिफ्लेक्टिविटी 1 है, तो इस आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये इक्विलिब्रियम पे रहे? लिखो तो, इफ रिफ्लेक्टिविटी इज 1, if reflectivity is 1, if reflectivity is 1, then find, if reflectivity is 1, then find intensity of light, then find intensity of light, then find intensity of light, so that the plate will be in equilibrium, so that the plate will be in equilibrium, so that the plate will be in equilibrium, प्लेट इक्विलिब्रियम पे रहेगा। कुछ नहीं, हम इसकी एफबीडी बनाएंगे, तो जब एफबीडी बनाओगे ना तुम आप इसको ऐसे दिखाओगे, इसका पूरा के वेट का mg सेंटर ऑफ मास पे काम करेगा, तो इस पूरे का सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, तो आप mg यहाँ पे दिखाओगे, दिस इज mg, जो कि यहाँ से a डिस्टेंस पे होगा, और ये जो लाइट रे का फोर्स लग रहा है ना वो इसके सेंटर ऑफ मास पे दिखाओगे, लाइट रे जिस पार्ट पे लग रहा है ना उसके सेंटर ऑफ मास पे लाइट रे का फोर्स होगा, तो लाइट रे का फोर्स इसके सेंटर ऑफ मास हम यहाँ दिखाएंगे, जो कि होगा 2i, और a की जगह पे इस प्लेट का एरिया दैट इज a का स्क्वायर अपान c, और ये डिस्टेंस a/2 होना चाहिए। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं? रिफ्लेक्टिविटी 1 है तो 2ia/c, a इज द एरिया ऑफ दिस प्लेट, a इज टू f। अब अगर ये प्लेट इक्विलिब्रियम पे है तो इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तो हम टॉर्क को बैलेंस कर देंगे, तो mg का टॉर्क, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसके अबाउट टॉर्क लिखेंगे mg का, तो आएगा mg इज टू a, ऐसे घुमाएगा, इसका टॉर्क उल्टा आएगा, इट इज 2i a का स्क्वायर बाई c इंस टू यहां से लेके यहां तक की दूरी, तो बनेगा 3a/2 इक्वल टू 0। बस यहां से i की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 से 2 कट जाएगा, आई थिंक आएगा mg c डिवाइड बाई a ना, नहीं a स्क्वायर, दिस इज द फोर्स। अगर इतना फोर्स लगेगा तो प्लेट इक्विलिब्रियम पर रहेगा, सही है क्या बेटा? 3a स्क्वायर। हटा दें?
अच्छा देखो, ये एससीबी का क्वेश्चन है, इस तरीके से दिया था। एक हेमिस्फेयर है और लाइट रेस, यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, ये पॉइंट सोर्स है जिसका पावर पी है, पावर पी है, और इस स्फीयर का रेडियस आर के बराबर है। तो ये जो लाइट रेज निकलेगी वो इसके सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी। तो क्वेश्चन में ये कहा गया था कि इस स्फीयर पे वो कितना नेट फोर्स लगाएगा। ये पॉइंट सोर्स है, अब इंटीग्रेशन के टर्म से पॉइंट सोर्स से तो इस तरीके से लाइट रेज जा रही है, अब हेमिस्फीयर पे फोर्स लगाएगा तो कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है, जबकि रिफ्लेक्टिविटी को मैं 1 मान रहा हूँ, ठीक है, लिखो तो। इफ रिफ्लेक्टिविटी इज 1, if reflectivity is 1, then find force on hemisphere. If reflectivity is 1, then find force on hemisphere. Then find force on hemisphere. Then find force on hemisphere. हाँ, हल हुई है, तभी तो टकराएगा वो। फाइंड फोर्स ऑन हेमिस्फीयर, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अजीब है, मतलब ये नॉर्मल वैसा हमारा सरफेस नहीं है, प्लेन जैसा सरफेस नहीं है, ठीक है। दूसरा इसमें अगर मैं एडॉप्टिव 1 भी मानता हूँ, ऐसा भी नहीं, तो पॉइंट सोर्स है, जबकि अब तक हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें हम लोग पैरेलल बीम के विषय में पढ़ रहे थे, एक पैरेलल बीम ऐसे आ रहा है, ठीक है। इसमें तो ये तो अलग हटके थोड़ा सा है, कोई बात नहीं, बट कॉन्सेप्ट हम वैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो, अब मैंने क्या किया, अब एक एक करके सोचेंगे। अब इसको इंटीग्रेट ही करना है, क्योंकि लाइट, अच्छा एक और बात, लाइट रेज अगर ऐसे पड़ेगी ना तो ये नॉर्मली इस पे पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट बैक ऐसी होगी, रिफ्लेक्ट बैक, ये तो नॉर्मल इंसिडेंस ही जैसा कायदे से देखो तो लाइट रे जहां पड़ रही है वहां पे नॉर्मल इंसिडेंस हो रही है। अच्छा एक और बात है, अगर ये पॉइंट सोर्स है तो इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे देखो, चाहे यहाँ पे देखो, चाहे यहाँ पे देखो, चाहे यहाँ पे देखो, हर जगह सेम होगी, और ये इंटेंसिटी होगी P अपान 4 पाई r²। वहीं से दिमाग लगा थोड़ा बहुत, फॉर्मूला में आई ए बाई सी करके आता है या 2ai बाई सी करके आता है, तो थोड़ा दिमाग वहीं चल रहा है कि आई थोड़ा निकाल लिया जाए, फिर ए के बीच में थोड़ा सोचेंगे, देखा जाएगा क्या आता है। तो इंटेंसिटी तो मैंने निकाल लिया। अब एक और बात है, अच्छा अगर ये लाइट रेस अगर ऐसे ऐसे टकरा रही थी तो फोर्स से इस पे ऐसे लगाएगी, ऐसे लगाएगी फोर्स, तो जितना एंगल इधर जाऊं अगर उतना एंगल मैं इधर भी जाऊं तो इस पे फोर्स इधर लगना चाहिए, यानी कुल मिला के नेट फोर्स डाउनवर्ड। अब नेट फोर्स डाउनवर्ड होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट होगा, मतलब मेरा दिमाग काम कर रहा है कि नेट फोर्स इस स्फीयर पे नीचे को आना चाहिए, सही है। तो चलो अब इसके लिए अब इंटीग्रेशन का मैं हेल्प लूंगा। अब जब दिमाग ने इतना कह दिया कि नेट फोर्स नीचे को आएगा तो हम लोग इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे। तो मैंने क्या किया, थीटा पे गया और एक डी थीटा का ऐसा स्ट्रिप सेलेक्ट किया, और ये जो स्ट्रिप है वो बन गया इस तरीके से, पूरा घुमा दिया, थीटा पे जाके डी थीटा की स्ट्रिप लिया और ऐसे घुमा दिया पैच। अब इस पैच पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा तो इस डायरेक्शन में, बट रिजल्टेंट आएगा नीचे। ये जो पैच बना हुआ है उस पर फोर्स लगेगा ऐसे ऐसे ऐसे, बट रिजल्टेंट निकालेंगे नीचे की ओर। अब ये जो फोर्स आना चाहिए ना, कल्पना करो ये जो फोर्स आना चाहिए वो होना चाहिए आई, नहीं रिफ्लेक्टिविटी 2 है ना, सॉरी 1 है, तो बनेगा 2i, और इस पैच का एरिया, और इस पैच का एरिया आएगा, अगर ये थीटा है ना तो ये जो लेंथ बनेगा, ये लेंथ बनेगा आर डी थीटा। देखो ये लेंथ आर डी थीटा बनेगा, अगर ये रेडियस आर डी थीटा तो आर डी थीटा, सही है। और अगर इस पैच के एरिया निकालना है तो किसी भी पैच के एरिया अगर तुम्हें निकालना है ना, इसका कोई पीछे इसका एरिया कितना है तो 2 पाई r dr, अगर ये r है और ये dr है, कहते हो ना केवल एरिया क्या आएगा 2 पाई r dr, वही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो अगर ये रेडियस r है तो इस पैच का जो रेडियस बनेगा ना, ये रेडियस वो r साइन थीटा बनेगा। देखो ये r, ये थीटा, ये r साइन थीटा, तो ये जो पैच के एरिया बनेगा ना, ये एरिया dA वो बनेगा 2 पाई r साइन थीटा इंस टू r d थीटा। कुछ समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ? ये जो पैच बन रहा है, ये जो पैच ऐसे बन रहा है ऐसे, उस पैच का रेडियस r साइन थीटा बनेगा, तो पैच का पेरीमीटर 2 पाई r साइन थीटा इंटू ये थिकनेस मल्टीप्लाई करेंगे, और ये थिकनेस है r d थीटा। कुछ समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ? बस अब ये फॉर्मूला क्या होता है 2ia, अब ये आ जाएगा, इट इज 2 पाई r साइन थीटा
इंस टू आर डी थीटा 2IA बाई टी, 2IA बाई सी, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। बट हमें पता है कि नेट फोर्स किधर होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए, तो अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा बनेगा। तो जो नेट फोर्स इस पैच पे आएगा, नेट फोर्स इस पैच पे डी एफ वाई, वाई के डायरेक्शन में, इसी का कॉस कंपोनेंट बनेगा, तो हम इसका कॉस कंपोनेंट कर लेंगे, तो बनेगा 4I पाई आर का स्क्वायर साइन थीटा इंस टू कॉस थीटा अपान सी बनेगा। देखो कॉस कंपोनेंट कर लिया, इंटू डी थीटा भी रहेगा, सही है। अब मैं इस पे लिख सकता हूँ 2I पाई आर स्क्वायर बाई सी साइन कॉस साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, नाउ इंटीग्रेशन। ये जो F5 फोर्स इस पूरे पैच पे है, पूरे पैच पे, तो इस थीटा की लिमिट, ये ओरिजिन होता है एक तरह से, जहां से थीटा लेते हो ना, जहां से थीटा, उसको ओरिजिन माना जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रिप चलेगा, तो 0 से 90 चलेगा। जब ये पैच ऐसे घूमेगा ना, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे यहाँ तक जाएगा, तो ये अपने आप ही कवर हो जाएगा। तो ये भी तो कवर हो रहा है, क्योंकि एरिया में ट्वाइस का टर्म ले लियो, एरिया में ट्वाइस मतलब इधर का भी एरिया ले रहे हो। जब तुम 2 लोगे तो पूरा ले रहे हो एरिया ना, तो इधर के भी एरिया ऑलरेडी आ रहा है। तो जब ये स्ट्रिप ऐसे घूमेगा ऐसे यहाँ तक, तो जैसे ये वेक्टर यहाँ से तो घूम गया, ये अपने आप ही कवर हो गया, क्योंकि इधर तो कवर कर ही रहा है, और ये अपने आप ही एरिया की वजह से कवर हो रहा है। तो लिमिट 0 से पाई बाई 2 चलेगा। अब देखो ये बनेगा 2I पाई आर स्क्वायर बाई सी इंस टू साइन 2 तक इंटीग्रेशन कॉस ऑफ 2 नहीं, कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस साइन के साथ, और 2 का टर्म बाहर आएगा और एक माइनस साइन रहेगा, और लिमिट चलेगा 0 से पाई बाई 2। तो ये बन जाएगा 0 पे 1 बनेगा, पाई बाई 2 पे -1 बनेगा, तो 2 का टर्म और आ जाएगा, तो बन जाएगा 2I पाई आर स्क्वायर अपान सी, ये बन जाएगा, क्योंकि -1 इस -2, 2 नीचे कट कर देगा। अब देखो P अपान, अब I की जगह हम इसको रख दें उठा के, तो हो जाएगा हमारा कितना, 2 पाई आर स्क्वायर बाई सी इंस टू आई की जगह पे P अपान 4 पाई आर का स्क्वायर, और C भी तो रहेगा कहाँ पे, वो सही है, ये गलत है क्या? पाइन सोर्स इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला फॉर्मूला कर रहे हो क्या? अरे तो चुप रहो, इससे हेमिस्फीयर से क्या मतलब है? एक पॉइंट सोर्स यहाँ पे है, उससे आर दूरी पे पीछे पीछे इंटेंसिटी P अपान 4 पाई स्क्वायर, इससे क्या मतलब, कोई हेमिस्फीयर और क्या रखा गया? ये जो इंटेंसिटी है, ये इस पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी है कि इस स्फीयर से क्या लेने देना? पॉइंट सोर्स है ना, चारों तरफ लाइट देगा, ऐसे चारों तरफ लाइट देगा, तो आर दूरी पे कोई पीछे इंटेंसिटी, तो P अपान 4 पाई का स्क्वायर। भाई इधर 2 पाई स्क्वायर, तो इधर भी तो लाइट जा रही है, तो इक्वली चारों तरफ डिवाइड होगी ना सरफेस एरिया पे, तो ये हो जाएगा कितना हमारा, P अपान 4T, सही है ना? तो ठीक है, तो फोर्स हो गया हमारा इसके ऊपर, नेट फोर्स वाई में आएगा, इट इज P अपान 4C। सही है। लिमिट कैसे बढ़ा? देखो जहां से थीटा लेते हो वो रिफरेंस लाइन होता है, तो थीटा तुमने इस लाइन से सेलेक्ट किया है, तो ये लाइन रिफरेंस लाइन है, मतलब 0 लाइन है, यहाँ का एंगल 0 होगा। तो अब ऐसे सिलेक्ट करना ताकि पूरा पूरा पैच कवर हो जाए, ये पूरा पूरा कवर हो जाए। तो ये जो वेक्टर है वो यहाँ का एंगल, जब ये वेक्टर से घुमाओगे ऐसा ना, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 0 से शुरू हो और कहाँ तक जाए, एकदम यहाँ तक जाए, 90 तक जाए, तो क्या ये पूरा पैच कवर हो जाएगा? नहीं, तो उसमें ये अपने आप ही कवर हो गया इस 2 की वजह से। भाई क्यों लोगे कवर करोगे? ये थीटा पे जाके डी थीटा का स्ट्रिप जो लियो वो चारों तरफ लियो ना ऐसे, तो जब यहाँ का 0 बनेगा तो ऊपर जाएगा, तो अपने आप ही सर्कल कवर हो रहा है ऐसे, पूरा कवर कर गया, देखो सही है। यहाँ पे 0 रेडियस का, यहाँ पे और रेडियस, वो पूरा स्फीयर बन जाएगा, हेमिस्फीयर। सही है, हटाए, लिखो नेक्स्ट हेडिंग, फोटो। अच्छा फोटो नहीं, एक और स्टेटमेंट बस नोट कर लेंगे, हमेशा वैलिड है। देखो
फोर्स ऑन लिखो तो, फोर्स ऑन स्फीयर इन पैरेलल बीम, फोर्स ऑन स्फीयर ऑन पैरेलल बीम, फोर्स ऑन स्फीयर ऑन पैरेलल बीम। तो एक स्फीयर ऐसा है और अगर इधर से पैरेलल बीम आ रही है ना, ऐसे पैरेलल बीम आ रही है, इसकी इंटेंसिटी आई है, ये रेडियस आर है, इसकी इंटेंसिटी आई, रेडियस आर है। तो अगर कोई पूछे कि एब्जॉर्बिटी 1 है तो फोर्स कितना लगना चाहिए, आई इज टू पाई आर का स्क्वायर अपान सी, फोर्स ये लगना चाहिए। और हम ये पाते हैं कि ये स्फीयर पे, ऑन स्फीयर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, ये यही होल्ड करता है। इवन एब्जॉर्बिटी जीरो ना हो, एब्जॉर्बिटी जीरो भी हो जाए, 1 भी हो जाए, 1/2 भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक स्फीयर पे तो हमेशा यही फॉर्मूला लगता है, यही आता है। अगर मैं डिराइव करता ना तो प्रूफ करता कि यही आता है, ठीक है। तो इसको तुम्हें बस रटना है, बट ओनली ऑन स्फीयर, ओनली ऑन स्फीयर। कोई पूछे कि स्फीयर पे नेट फोर्स कितना लगता है, चाहे एब्जॉर्बिटी 1 हो, चाहे 0 हो, चाहे कुछ भी हो, आंसर इज आई पाई स्क्वायर बाई सी। और ये भी मेंस में आ चुका है। कभी a बराबर 1 देता है, कभी a बराबर 0 देता है, मीनिंगलेस होता है वो। फोर्स पूछता है, आंसर इज ओनली आई पाई आर स्क्वायर बाई सी, ठीक है। अब लिख लो नेक्स्ट हेडिंग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। हो गया? लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स में ना सबसे पहले हम लोग उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो लिखो फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब, फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब, फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब है और इस पे लाइट पड़ रही है ऐसे, इसकी एच न्यू फोटोन में दिखा रहा हूं। मैंने ऐसे दिखा दिया। अब देखो क्या होता है, ये सपोज लिथियम है चाहे बेरिलियम है, ऐसा मेटल है, लिथियम बेरिलियम मेटल से जब इस पे लाइट पड़ती है ना तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब ये देखो ये पॉजिटिव प्लेट है तो इस इलेक्ट्रॉन को अरे चुप रहो, ये पॉजिटिव प्लेट इस इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव प्लेट है तो इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने पास, और यहाँ पे अमीटर लगा होता है। तो होता क्या है कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इस प्लेट पे पहुंचता है, जब इलेक्ट्रॉन प्लेट पे पहुंचेगा तो एक तरफ से सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो रहा है तो करंट उल्टा ऐसे फ्लो करने लगेगा, ठीक है। तो करंट का फ्लो ऐसे आएगा, इस करंट फ्लो आई बोल रहे हैं, एमीटर करंट है, ठीक है। अब देखो लाइट पड़ती है, अच्छा लाइट पड़ना बंद हो गई तो इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया ना कि देखो अब ये जो, अरे क्यों बात कर रहा है, अरे बात क्यों कर रहा है, सुनाई दिया। अब इसमें जो जो है उसी को एक्सप्लेन अगर कर दिए तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन हो जाता है, अब वही बस है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि लाइट पड़ी, अब कुछ ऑब्जर्वेशन हमें समझना है। ये लाइट पड़ी, अगर इस लाइट की फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम है तो इसकी इंटेंसिटी कुछ भी हो जाए, इस लाइट के इंटेंसिटी कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इससे इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। लेकिन अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो इससे लाइट का इमिशन, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होने लगता है। उसी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो तुम जानते हो, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एक सर्टेन एनर्जी चाहिए। अगर उस इलेक्ट्रॉन को मिल गया तो इस सरफेस छोड़ के बाहर निकल जाएगा, अदरवाइज वो अंदर ही पड़ा रहेगा। उसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शंस, ठीक है। तो लिख लो कुछ डिफिनेशंस, फिर उसके बाद हम इन सारे ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन करेंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन पर लिखना
minimum energy required minimum energy required minimum energy required to electron to electron of metal to electron of metal to leave surface to electron of metal to leave surface to leave surface is leave surface is work function leave surface is work function of metal वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से या डब्ल्यू से, लिख लेना। वर्क फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है फाई या डब्ल्यू, ठीक है। अब देखो एक और चीज, इस वर्क फंक्शन में एक बेसिक टर्म्स आता है, जैसे कि सपोज करो हम सभी लोग इलेक्ट्रॉन है और वहां पे गेट कीपर खड़ा है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो बाहर की जो लाइट है वही हमें एनर्जी देगी, बाहर की लाइट ने हमें एनर्जी दिया, अब हम एनर्जी लेकर गेट से बाहर निकलेंगे, लेकिन मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनफाइनाइट होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो वो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं कि अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ले लिया और लेके पूरी एनर्जी लेके वो गेट तक पहुंच जाए, सरफेस तक आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी जीरो है। वो अगल बगल के इलेक्ट्रॉन से टकराएगा ही टकराएगा, बिना टकराए वो सरफेस को नहीं छोड़ सकता। इवन सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है, सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो भी सरफेस से बाहर निकलने के पहले अगल बगल के इलेक्ट्रॉन से जरूर टकराएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि न टकरे, सरफेस पे भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इस कमरे में बहुत ज्यादा भीड़ हो, बहुत ज्यादा भीड़ हो, ठीक है, और बाहर से किसी ने 10 रुपए दे दिया, तो जिसको भी देगा, अब बाकी सब भूखे थे पैसे के, छीन तो लेंगे 2-3 रुपए तो छीन ही लेंगे, तो बिना इस कोलिजन में एनर्जी लॉस होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर फोटॉन से एनर्जी ले भी लिया तो बिना टकराए गेट तक पहुंच जाए, इसकी पॉसिबिलिटी जीरो है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो फोटॉन के पास सपोज करो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, उसने 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन जब गेट तक पहुंचेगा तब तक 2-3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लॉस तो कर ही चुका होगा। तो थोड़ा बहुत लॉस तो करेगा ही करेगा, या पूरा कर दे अलाउडेबल है, या थोड़ा सा करे लेकिन करेगा जरूर। तो अगर गेट तक पहुंच गया तो उसकी एनर्जी 100 से कम हो गई। अब गेट कीपर को वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी चाहिए, मतलब सरफेस छोड़ के बाहर निकलने का मतलब है कि तुम्हें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि जब वो सरफेस के अंदर आता है तो किसी और फोर्स के थ्रू बाइंड होता है, तो उस फोर्स से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो सपोज करो वर्क फंक्शन है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिली, तो 100 लेके जब वहां पे गया तो 20 और घटाओगे तो बच गया 80, लेकिन जब वो बाहर निकला तो उसके पास 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कैटेगरी एनर्जी थी, ये एग्जैक्ट इतनी थी, इससे कम थी, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस कर चुका है, सही है। तो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि सपोज करो इस मेटल का वर्क फंक्शन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बाहर के फोटॉन के पास एनर्जी भी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसने अंदर के इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दे दी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उस सरफेस छोड़ पाएगा? नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि सरफेस तक जाएगा तब तक एनर्जी 10 से कम हो गई और गेट कीपर को 10 चाहिए, वो तो बाहर जाने नहीं देगा। तो वर्क फंक्शन का मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन सरफेस सब कुछ अपना हिसाब करके जब सरफेस तक पहुंचेगा तब उसको कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज द वर्क फंक्शन। समझ रहे हो ना? तो हाँ, अब एक और बात इसमें ध्यान रखेंगे, सरफेस छोड़ने के बाद, मेरी बात सुनना, सरफेस छोड़ने के बाद अगर कोई कहे कि उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, जितनी एनर्जी उसके पास थी उसमें से वर्क फंक्शन सबट्रैक्ट कर देंगे। कुछ समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं ना? हाँ, तो लिखो तो इसका मतलब एक लाइन में बोल सकता हूं कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी उसके वर्क फंक्शन के बराबर है, फोटॉन के पास एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है, तो फोटो इमिशन नहीं होगा, क्योंकि जब अंदर देगा तो कुछ कुछ लॉस होगा, कम पड़ जाएगा। लिखो तो, इफ एनर्जी ऑफ फोटॉन if energy of photon if energy of photon if energy of photon is exactly equal to work function if energy of photon is exactly equal to work function, photo emission will not occur, 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 because
because electron leave surface without any collision with neighboring electron. Because electron leave surface without any collision with neighboring electron, its possibility is zero. क्या सुनते हो? आगे बैठ जाओ, सही सुनाई देगा। बिकॉज, तो आगे बैठो ना, अच्छे सुनाई देगा। बिकॉज इलेक्ट्रॉन लीव surface without any collision, its possibility is zero. Without collision with neighboring electron, its possibility is zero. बिना टकराए सरफेस छोड़ दे, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? जीरो है। ठीक है, तो अगर पॉसिबिलिटी जीरो तो टकराएगा ही टकराएगा, हर टक्कर में एनर्जी लॉस होगा ही होगा। और इसमें लिखना, in each collision sum of energy loss occur. In each collision sum of energy loss occur. In each collision sum of energy loss occur. हर collision में थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस होती ही होती है। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है? देखो अगली हेडिंग है सैचुरेशन करंट। हेडिंग है सैचुरेशन करंट को हम लोग IS से रिप्रेजेंट करते हैं, सैचुरेशन करंट। तो सैचुरेशन करंट क्या होता है? देखना, ये लाइट पड़ने के बाद इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब क्या होता है ना कि, सुनो यार, कौन बना रहा है जी? इधर से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, उस इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे क्लाउड बनने लगता है। तुम हो ना, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके यहाँ पे क्लाउड बनने लगता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना, फर्दर आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का है, तो इसको रिपेल करने लगेगा। तो फिर इसमें जो मीटर का करंट कम शो होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर। अच्छा, एक और बात कि सपोज को ऐसा हो, अगर इसने, यहाँ के इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा ना, वापस लौटेगा। जो इलेक्ट्रॉन लौट गया वापस, वो फिर टारगेट मेटल में धंस जाता है। जो इलेक्ट्रॉन ऐसे गया वो वापस धंस जाता है। अब उसका कारण भी तुमको समझाता हूँ, रुक के देखना। लेकिन अभी सैचुरेशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं उसके रिपेल कर रहे हैं, तो फर्दर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोका जा रहा है, तो करंट घटेगा। तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल लगाते हैं। ये पॉजिटिव प्लेट क्या करता है, बैटरी का पॉजिटिव प्लेट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, उसको खींच देता है अपनी तरफ। जब इसे खींचता है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होने लगता है। जब कम होगा तो इधर के इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन नहीं मिलेंगे, उधर जाने के चांसेस बढ़ गया। फिर इसकी पॉजिटिव पोटेंशियल को और बढ़ा देता है, और बढ़ाते हैं। जब और बढ़ाएंगे तो इसका क्लाउड और खत्म होने लगेगा, ये करंट और बढ़ने लगेगा। अगर इसकी पॉजिटिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ा दी है तो ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे क्लाउड बने ही ना, क्लाउड ही ना बने इलेक्ट्रॉन का, और इधर से जितने इलेक्ट्रॉन्स आए वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस पे पहुंच जाए। अब देखो, यहां से 1 सेकेंड में अगर 50 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसके पास 1 सेकेंड में 85 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, चाहे इसका पोटेंशियल कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि इससे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो इसके इंटेंसिटी डिपेंड कर रहा है। अगर तुमने लाइट की इंटेंसिटी नहीं बदली तो फिर इससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलेगी, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन निकालने का काम लाइट कर रहा है। लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा फोटॉन्स होंगे, जितने फोटॉन्स होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फोटॉन को अब्जॉर्ब करेंगे, जितने ज्यादा अब्जॉर्ब करेंगे उतने ज्यादा बाहर निकलेंगे। तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं वो इस इंटेंसिटी की प्रॉपर्टी है, वो इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अगर इससे पर सेकेंड 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, तो और इसका बहुत ज्यादा पोटेंशियल बढ़ा भी दिए, तभी भी यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, उससे ज्यादा नहीं पहुंच पाएगा। इसे सपोज करो कि पाकिस्तान से कुछ टेररिस्ट घुस के आ गए इंडिया में, और 100 टेररिस्ट है, और 100 टेररिस्ट मान लो 2000 लोगों को डेली मार रहे हैं, तो उठा के पाकिस्तान में फेंक दे रहे हैं। तो पाकिस्तान, ये बैटरी, तो पाकिस्तान कह रहा है कि और ये जो मर रहे हैं ना लोग, वो इलेक्ट्रॉन है।
तो ये पाकिस्तान कह रहा है इलेक्ट्रॉन दो, तो जो मारने वाले हैं वो ये है लाइट। तो 1 सेकंड में 100 कितने मार रहे हैं? 2000 मार रहे हैं। तो कितना भी चला ले पाकिस्तान, 2000 से ज्यादा दे नहीं पाएंगे सब ना, चाहे हम अपनी पोटेंशियल ड्रॉप कितना ही बढ़ा दे। कोई समझ रहा हो? कितना भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना भी नहीं नहीं हमको चाहिए हमको चाहिए हमको चाहिए, अरे उनकी मारने की क्षमता ही है कि 2000 से ज्यादा नहीं मार पाएंगे। तो इसका पोटेंशियल कुछ भी हो जाए, ठीक है, वो 2000 से ज्यादा ले ही नहीं सकते, क्योंकि जो सीमा पे इंडिया वाले खड़े होंगे वो अपोज तो करेंगे ना, बट वो अधिकतम 2000 से ज्यादा नहीं दे सकते, 2000 से कम जा सकता है क्योंकि ओपोजिशन लगेगा ना थोड़ा बहुत। वो यहाँ पे कि इधर से इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि एक आध इलेक्ट्रॉन बच जाए, वो अपोज कर सकते हैं, ठीक है, बट ज्यादा तो नहीं जा सकता। इसका मतलब इसका पोटेंशियल ड्रॉप कुछ भी हो जाए, यहां से जो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड पहुंचेंगे उनकी संख्या मैक्सिमम तो फिक्स है। तो अगर हम ये पता कर लें कि 1 सेकेंड में यहाँ पे कितना चार्ज पहुंच रहा है इस क्रॉस सेक्शन से, वही तो करंट होगा। करंट की डेफिनेशन है 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी क्रॉस सेक्शन, दैट इज करंट थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन। तो मैं कहूं कि इस क्रॉस सेक्शन से पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे पर सेकेंड, दैट करंट बिकम कांस्टेंट व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ दिस। तो इस उस करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। मतलब एक ऐसा करंट, मैक्सिमम करंट थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब is known as saturation current। at that instant all electron जो कि इस टारगेट इस मेटल से निकल रहे हैं वो पूरा पूरा इस प्लेट पे पहुंच जाएंगे। सही है, लिखो तो स्टेटमेंट। कुछ पल्ले पड़ा नहीं? पल्ले पड़ा कोई बात नहीं, आगे और पढ़ ले पड़ेगा। लिखो स्टेटमेंट। मैक्सिमम करंट थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब, केमिस्ट्री में तो पढ़ी हो तुम लोग इसको। मैक्सिमम करंट थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब is known as saturation current, is known as saturation current, is known as saturation current। at saturation current all emitting electron, at saturation current all emitting electron reaches at anode plate, all emitting electron reach at anode plate। ये लाइन अंडरलाइन है कि जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं अगर सारे सारे इलेक्ट्रॉन एनोड प्लेट पर पहुंच जाए तो जो करंट होता है उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट बोलते हैं। हाँ सही है, देखो सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन intensity of light and efficiency of photoelectric tube, intensity of light and efficiency of photoelectric tube। intensity of light and efficiency of photoelectric tube हो गया। नीचे एक लाइन लिखना, नीचे की हेडिंग है कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल या सिंपल स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखो, कट ऑफ हटा दो। स्टॉपिंग पोटेंशियल को Vs से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज Vs। तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल है, देखो जब ये बैटरी का पोटेंशियल 0 था तब तो यहाँ के क्लाउड उसको रिपल कर ही रहा था, लेकिन अगर और रिपल्सन में चाहता हूं इसकी पोलैरिटी उल्टा कर दो, इधर नेगेटिव कर दो इधर पॉजिटिव कर दो, तो ये नेगेटिव अगर करते तो और रिपल करेगा, अगर और रिपल करेगा तो हो सकता है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच ही ना पाए। जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच ही नहीं पाएगा तो ये एमीटर करंट फ्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं हो पाएगा, तो करंट बिकम 0। अब मतलब इसका मिनिमम पोटेंशियल जब यहाँ का कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ ना पहुंच पाए उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। उससे भी कम अगर पोटेंशियल कर दोगे तब तो और भी नहीं पहुंचेंगे, पहले भी नहीं पहुंचे अभी भी नहीं पहुंचेंगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एक मिनिमम पोटेंशियल होता है जो यहाँ पे लगा दिया जाए तो इधर का इलेक्ट्रॉन यहाँ ना पहुंच पाए। तो यहाँ से जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, सबसे तेज इलेक्ट्रॉन, अगर उसको मैं यहाँ पे जाने से रोक दूं तो जो इलेक्ट्रॉन इस मेटल प्लेट से धीरे धीरे निकल रहे होंगे वो तो और नहीं पहुंचेंगे,
एक्चुअल में होता क्या है कि जब यहाँ पे नेगेटिव बना दोगे ना, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट, तो ये नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट बन गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा ना, इस तरीके से। अगर ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। तो अगर हम इसमें इस तरीके से बना दे, और इसको मैंने नेगेटिव, इसको पॉजिटिव दिखा दिया, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये बन गया, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर उल्टा फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन में, क्यू ई। अब इस फोर्स की वजह से हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो, वहां पे जाते जाते रुक जाए। तो अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहां से लेके यहां तक है, तो जो इलेक्ट्रॉन अगर बीच में रुक गया वो वापिस लौट आएगा, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स वहां पे लग ही रहा है ना, फोर्स तो हमेशा पीछे की ओर है। तो अगर किसी की पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई तो वहां पे फोर्स थोड़ी 0 हुआ, फोर्स तभी भी पीछे की ओर है, वो रिबाउंड कर जाएगा, सरफेस वापिस आ जाएगा, आना भी चाहिए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक लगातार है और ये इलेक्ट्रॉन गया स्पीड 0, 0 होने के बाद वापस सरफेस पे आ जाएगा। ये वैसे ही है जैसे एम जी नीचे को है, एक पत्थर ऊपर फेंकते हो और तुम्हारा फ्रेंड ऊपर छत पे खड़ा है पत्थर पकड़ने के लिए, अगर वो पत्थर नहीं पकड़ पाया तो उस पत्थर को नीचे आना है। वैसे ही तुम यहाँ खड़े हो पत्थर पकड़ने वाले, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो पकड़ लेगा, इसको इधर भेज देगा, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं पहुंच पाया तो ये इलेक्ट्रॉन वापस लौट आएगा। कुछ समझ रहे हो? ये सब आ चुका है कम उसमें मल्टीपल चॉइस के अंदर, कि मोशन में कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन जाता है फिर वापस रिबाइंड कर जाता है इस प्लेट के अंदर, अगर ये नहीं पहुंच पाया यहाँ पे तो लिखो तो स्टेटमेंट। अब इसके अंदर पहला स्टेप नोट करना, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल सो दैट, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल सो दैट फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन सबसे तेज इलेक्ट्रॉन, minimum negative potential so that fastest electron is not able to reach at anode plate, ये मतलब सामने वाला जो प्लेट है उसको बोला जा रहा है एनोड प्लेट, is known as stopping potential, at this potential current becomes zero, at this potential current becomes zero, करंट जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें ना कुछ ऑब्जर्वेशन की हम लोग बात करते हैं, लिखेंगे, लिखो तो सम ऑब्जर्वेशन, लिखो सम ऑब्जर्वेशन इसी में। अब देखो ये जो करंट फ्लो कर रहा है ना, ये जो करंट है इसकी सेचुरेशन करंट, ये आई एस सेचुरेशन करंट यहाँ आप लिख लेंगे, सेचुरेशन करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ग्राफ है। इंटेंसिटी मतलब इधर से जो लाइट आ रही है इसकी इंटेंसिटी, और ये जो करंट आई एस है सेचुरेशन करंट, इसके साथ ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, हम पाते हैं कि स्ट्रेट लाइन होता है ऐसा। अब ये जो स्लोप है डिपेंड करता है, अलग अलग स्लोप आ सकता है बट स्ट्रेट लाइन ही होता है, ये डिपेंड करता है एफिशिएंसी पे। इसको लिखो तो आई एस इज प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब ये होल्ड करता है, ठीक है। ये पहला, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे ये कैसे होता है, ये पहला। दूसरा, इससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ना, इससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ किया जाए, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस, नहीं, हाँ, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस काइनेटिक एनर्जी
ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, हम पाते हैं कि ये ग्राफ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है, जहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्स वैल्यू है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, और इसकी वैल्यू होती है एच एफ माइनस वर्क फंक्शन। कॉपी करो, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का ग्राफ ये होता है। तो देखो ये जो के मैक्स एच एफ माइनस वर्क फंक्शन बता रहा है ना, उस पे देखो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 दिखा रहा है। एक सेकेंड, ये इस तरीके से बनता है, ये ऐसा बनता है, ये जो मैक्सिमम होता है ना इधर होता है, ये ग्राफ इस तरीके से दिखता है। इसका मतलब जो तुम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं ना फोटो इलेक्ट्रिक में, कि के मैक्स कितना होता है, एच एफ माइनस वर्क फंक्शन, बेसिकली उस काइनेटिक एनर्जी को रखने वाले इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है, मतलब वो फोटो इमिशन होता ही नहीं है। दैट इज हाइपोथेटिकल केस। हम लोग बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितना होगा, तो एच एफ माइनस वर्क फंक्शन। अरे इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं तो हो कैसे सकता है? ये ग्राफ बता रहा है कि उस इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी 0 है, संख्या ही 0 है। ये लिमिटिंग वैल्यू होती है एच एफ माइनस वर्क फंक्शन, हमेशा इससे कम ही होता है, इतना तो अटेंड कोई नहीं कर सकता। सही है। अब इसका जो अगला ऑब्जर्वेशन है, तीसरा ऑब्जर्वेशन, ये है करंट वर्सेस पोटेंशियल ऑफ बैटरी। इस बैटरी का पोटेंशियल ग्राफ, वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, जहां पे इसको हम लोग बोलते हैं सेचुरेशन करंट, आई एस, और ये होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस वी एस। ये अलग से याद रखें। तो बेसिकली हम लोग 3 ऑब्जर्वेशन है, और तीनों ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हो रहा है। ठीक है, इसलिए अब लिखो आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिख लिया? लिखो पहला, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अरे क्या बकवास कर रहे हो भाई, तुम आगे बैठो, इधर आओ, हट जाओ वहां से, तुम आगे आओ, तुम आगे आओ, तुम भी आगे आओ। तुम दोनों उधर चलो, तुम उधर जाओ, तुम यहाँ बैठो, नहीं नहीं यहाँ आओ, यहाँ पर, यहाँ पर जाओ उधर, हटा तो दिया उसको, तुम बैठो इस पे, इस पे बैठो। बैग भी हटवाएं? बता दो भाई, बैग भी हटा दो, साफ करवा दें। उसकी भी हटा दें। अब इधर आओ, इधर आओ। हाँ, और तीनों ने आगे हर क्लास, तुम वहां खड़े हो जाओ, वहां खड़े हो जाओ, और आज के बाद फीस की क्लास में तो हमेशा ही बैठना है, और अगर नहीं बैठे आज के बाद तो जैसे वो खड़ा है ना, वैसे तुम लोग भी खड़े रहोगे। सारी गर्ल्स आ गई, अब नहीं आएंगे। अरे तुमको शकल देख के क्या लगता है अब आएंगे सब? क्या? हम तुमको पढ़ने के लिए यहाँ बैठा है। लिखो आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन,
आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन लिख लिया, तुम्हें भी खड़ा रहना है। आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन, देखो तो आइंस्टीन ने ये कहा कि पहली बात कि आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक के क्वांटम थ्योरी का हेल्प लिया। उन्होंने सोचा कि ये एक्सप्लेन होगा लाइट के पार्टिकल नेचर के वजह से एक्सप्लेन होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था कि एक सर्टेन से कम की फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ रही थी तो फोटो इमिशन हो ही नहीं रहा था। तो जबकि वेव जो है, लाइट में दो प्रॉपर्टी, वेव और पार्टिकल, जो वेव है अगर वो वेव प्रॉपर्टी के थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे रहा होता तो लगातार एनर्जी देती है वेव, तो कुछ समय बाद एनर्जी पा जाता, फिर इलेक्ट्रॉन निकल जाता, बट निकलता नहीं है, तो वेव थ्योरी फेल हो रही थी। तो इसलिए उन्होंने पार्टिकल नेचर का हेल्प लिया। तो लिखो तो आइंस्टीन टेक द हेल्प ऑफ particle nature of Einstein take the help of particle nature of light ray, particle nature of light ray to explain photoelectric effect, to explain photoelectric effect. Einstein take the help of particle nature of light ray, particle nature of light ray to explain photoelectric effect, to explain photoelectric effect, photoelectric effect। तुम लिख लिए, देखो सेकेंड पॉइंट, according to Einstein, according to Einstein, according to Einstein, electron of metal cannot absorb, electron of metal cannot absorb another photon, another photon, another other cannot absorb other photon, other ही लिख लो, other photon, another other में अंतर होता है क्या? अरे another other में क्या अंतर होता है? another other में क्या अंतर है? हाँ, अब खड़े हो जाओ, खड़े हो वहीं पे, क्या कर रहा है? अरे इधर देखो, क्या लिखे थे स्टेट बोलो। हाँ, अनदर को अदर कर दो। इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल कैन नॉट एब्जॉर्ब अदर फोटोन unless and until unless and until unless and until electron loses energy of first photon completely, energy of first photon completely। यही बेसिकली हाइपोथेसिस थी उसकी, एनर्जी ऑफ फर्स्ट फोटोन कंप्लीटली, कंप्लीटली अंडरलाइन है। इसका मतलब है कि मान लो तुम्हारे पापा ने तुमको 200 रुपये दिया, तो अब तुम्हारे पापा तुमको पापा ही लाइट है, वो तब तक तुम पापा से पैसा नहीं मांग सकते हो जब तक कि तुम 200 रुपये का एक एक पैसा खर्चा ना कर दो, तब तक तुम दोबारा उस फोटोन को नहीं ले सकते हो। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है वो आइंस्टाइन जाने, बट उन्होंने इसलिए दिया ताकि वो इस इफेक्ट को क्या करें, एक्सप्लेन कर पाए। तो ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो देखो इसमें जो पहला ऑब्जर्वेशन था कि अगर एक सर्टेन से कम फ्रीक्वेंसी है तो फोटो इमिशन नहीं होगा, उसका कारण ये हुआ कि अगर मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो इसने इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ले लिया एच के बराबर, बट एच अगर वर्क फंक्शन से कम है तो सरफेस से बाहर ही निकल पाएगा, और अब दूसरे को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि पहले की एनर्जी इसके पास है, तो पूरी एनर्जी लॉस करेगा कंप्लीटली। जब लॉस कर देगा तो फिर जब दोबारा फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो अभी भी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम रहेगा, इमिशन नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरे को एब्जॉर्ब करते समय पहले का भी एनर्जी वो रखा होता तो पॉसिबल था कि बाहर निकल जाए, बट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ये अलाउडेबल नहीं है, तो फोटो इमिशन बंद हो गया सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम पे। सही है, एक लाइन अब नोट कर लो नीचे की लाइन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हेडिंग है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको एफटीएच से रिप्रेजेंट करते हैं, एफटीएच, एफटीएच से लिखो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, minimum frequency of light, minimum frequency of light after which underline है, minimum frequency of light after which photo emission start, after which photo emission start is known as threshold frequency, is known as threshold frequency, and corresponding wavelength is known as threshold wavelength, and corresponding wavelength is known as threshold wavelength, ठीक है। अच्छा, कोई कहे कि फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट थ्रेशोल्ड के बराबर है, क्या फोटो इमिशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि उतना एनर्जी लेने के बाद भी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि अगल बगल के कोलिजन की वजह से, ठीक है। तो हम एक लाइन यहाँ पे लिखते हैं, देखो, जो वर्क फंक्शन अगर कोई पूछे ना कि वर्क फंक्शन फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इट इज एफ एच इंटू एफ टी एच या एच सी लैम्डा टी एच, एक ही चीज है, अप्रोक्सीमेटली होल्ड करेगा। अगर वर्क फंक्शन दिया गया, कोई पूछे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 5 बराबर एच एफ, इससे जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगी, और लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर इससे थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो फोटो इमिशन होगा, और इसके बराबर है इससे कम हो फोटो इमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको अलग से याद रखें, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टीज और आता है, अभी हमने ये पढ़ा कि अब अगर एक लाइट के पास इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, मान लो ये जो लाइट आ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी एफ के बराबर है, तो इसके फोटोन की एनर्जी क्या होगी, एच एफ। अभी इस एच एफ को इसके इलेक्ट्रॉन ने कंप्लीट एब्जॉर्ब कर लिया, जब कंप्लीट एब्जॉर्ब कर लिया तो जब सरफेस से बाहर निकलेगा तो उसकी एनर्जी जो होगी, अगर एक भी कोलिजन ना करे, एच एफ पर एनर्जी है, अब एक भी कोलिजन ना करे बगल वालों से, तो जब बाहर निकलेगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, एच एफ माइनस वर्क फंक्शन, भाई एच एफ के बराबर एनर्जी मिली, और गेट कीपर को तो फाई देना ही है उसको, बगल वाले से टक्कर नहीं मारा, तो बाहर निकलेगा तो एनर्जी एच एफ माइनस वर्क फंक्शन होगा, बट एच एफ माइनस वर्क फंक्शन पर एनर्जी अलाउडेबल नहीं है, क्योंकि अगल बगल लॉसेस होंगी। तो अगर वो एच एफ पर एनर्जी लिया तो अगल बगल के इलेक्ट्रॉन से अगर हल्का से भी टकरा गया तो थोड़ी सी एनर्जी कम हो गई, जब एनर्जी कम हुई अब गेट तक पहुंचेगा, अब वर्क फंक्शन घटेगा, तो जो एनर्जी बचेगी वो एच एफ माइनस वर्क फंक्शन से कम होगी, तो ये ना, मतलब एग्जैक्ट एच एफ माइनस वर्क फंक्शन का इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता। इसीलिए इस पूरे ग्राफ में देखो, जो कैटेगरी एच एफ माइनस वर्क फंक्शन दिखा रहा हूं, उस समय पे मैं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या दिखा रहा हूं, 0, मतलब एग्जैक्ट एच एफ माइनस वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी रखने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को, और ये तब हो सकता था जब टकराए नहीं, और टकराना जरूरी है, मतलब बिना टकराए बाहर निकले अलाउड नहीं है। ये कुछ समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? तो अब इसमें लिख लो यहाँ पे अगली लाइन में भी, एच एफ मतलब के मैक्स बराबर, अगले लाइन लिखना, के मैक्स इज इक्वल टू एच एफ माइनस वर्क फंक्शन, के मैक्स बराबर एच एफ माइनस वर्क फंक्शन, अलग से मैथ रखेंगे, देखो, तो के मैक्स इक्वल टू मैंने लिख लिया एच एफ माइनस वर्क फंक्शन, आप देखो क्या, हाँ कम होगा बट इतना नहीं आएगा, सही है। अब देखो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं फ्रीक्वेंसी वर्सेस के मैक्स का, तो देखो ये इंटरसेप्ट नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव, तो ये इस तरीके से दिखेगा, ऐसे दिखेगा। अगर मैं 2-3 मेटल पे भी एक्सपेरिमेंट करूं तो ये ऐसे दिखेगा, और ये सारे के सारे एंगल थीटा ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और टेन थीटा कुछ और नहीं, किसके बराबर होगा, एच के बराबर होगा, जहाँ एच प्लॉन्क कांस्टेंट है, देखो y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो एच जो है वो स्लोप है, तो टेन थीटा इज एच, ये भी अलग से हमें ध्यान रखना है। और ये जो नीचे की वैल्यू है ना, ये वर्क फंक्शन है, इट इज फाई 1, और इसका वर्क फंक्शन फाई 2, तो ये मेटल 1 है और ये मेटल 2 है, तो मेटल 1 और मेटल 2 पे अगर मैं के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ ड्रा करूं तो इसको होल्ड करेगा, सही है।
जहां पे स्लोप h के बराबर आएगा और इंटरसेप्ट वर्क फंक्शन के बराबर आएगा। गड़बड़ है। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, हमें फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को रोकना है। तो इस एक्सपेरिमेंट में देखना, इस एक्सपेरिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन सबसे तेज निकला होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, एच एफ माइनस वर्क फंक्शन। और अगर मैं निगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप दे दूं, नेगेटिव ड्रॉप दे दूं, तो यहां से यहां तक जाते समय उसकी एनर्जी कितना घटेगी, ई बी एस के बराबर। वर्क डन क्यू वेडला भी होता है ना, तो क्यू ई इंटू पोटेंशियल ड्रॉप वी एस, ई वी एस को एनर्जी घटेगी। सही है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाते जाते इसकी स्पीड अगर 0 हो गई तो वापिस लौट आएगा ना, पहुंच ही नहीं पाया। जैसे पत्थर तुम फेंके और तुम्हारा फ्रेंड अपने हाथ से पकड़ने की जैसे कोशिश किया तब तक हाथ से छूट गया, तो नीचे चला गया, तो करंट का फ्लो ही नहीं हो पाया ना। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जाते समय उसको कितनी एनर्जी लॉस करेगा, ई इंटू बी एस पर एनर्जी लॉस करेगा। अगर ये बी एस है तो यहाँ तक जाते समय ई इंटू बी एस पर एनर्जी लॉस करेगा, और यही एनर्जी लॉस के मैक्स के बराबर हो जाए तो करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। तो क्या कह रहा हूं, ई वी एस इज इक्वल टू के मैक्स। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना हो तो हम इसके बराबर कर देंगे, तभी भी हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी। ये हम अलग से याद रखेंगे। दूसरी चीज, अगर मैं तुमसे कहूं यहाँ से वी एस की वैल्यू कितनी आएगी, भाई ध्यान से सुन लो थोड़ा सा, अभी तुम्हें बाद में समझ में आ गया कि ये कितना डिफिकल्ट है चैप्टर। अभी तो थ्योरी चल रहा है ना, क्वेश्चन में समझ में आएगा। ये तो सब केमिस्ट्री में इतना थ्योरी तो पढ़ ही रहते थोड़ा बहुत। फिजिक्स और केमिस्ट्री में यही तो अंतर होता है, केमिस्ट्री में थ्योरी होती है, फिजिक्स में क्वेश्चंस होते हैं। तो एच अपान ई एफ इतना। अब मैंने क्या किया, यही ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। तो वी एस वाई एक्सिस पे, फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे, फिर इंटरसेप्ट नेगेटिव। अब देखो ये वाला एंगल अगर मान लो अल्फा है, इस एंगल को भी अल्फा बोल दिया, ये बनेगा -φ1 अपान ई, ये बनेगा -φ2 अपान ई। तुम दोनों खड़े हो जाओ, तो क्या बात कर रहे हो, कर रहे हैं ना, खड़े हो। इससे पूछो, ये बताएगा, खड़े हो। तुम बताओ बात कर रहे थे नहीं कर रहे थे, आवाज आ रही थी, तो तुम ही दोनों बताओ आवाज कहाँ से आ रही थी, कहाँ से आवाज आ रही थी, बताओ कौन कर रहा था, कहाँ से तुम लोग कर रहे थे, पीछे वालों, खड़े हो। हाँ, तुम लोग बात कर रहे थे, कौन कर रहा था। अभी चश्मा निकाल के फेंक दूंगा बाहर, समझ रहा ना। अरे तुम सब खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़े हो, कहीं बैठा नहीं, खड़े हो जाओ। हाँ, और कौन, तुम सब खड़े हो जाओ, ये इस रो से लेके ना उस रो तक पूरे खड़े हो जाओ। तुमको नहीं, 3 रो, 3 रो खड़े हो जाओ। 3 रो समझते हो ना क्या होता है, 3 रो सबको खड़ा होना है, खड़े हो। 3 रो सबको खड़ा होना है। 3 रो का मतलब हिंदी समझ में आती है, बस खड़े रहो। सुनो, अच्छा इसके बाद ना तुमको कान पर खड़ा रहना, ध्यान रखना। हाँ, अब वी एस वर्सेस एफ का ग्राफ ड्रॉ किया, ये ग्राफ ये बनेगा। अभी जो अल्फा है ना, इसका 10 अल्फा वो एच अपान ई के बराबर होगा, अलग से याद रखेंगे। तो देखो अगर के मैक्स वर्सेस, देखो एच अपान ई बनेगा, अगर के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ है तो थीटा प्लॉन्क कांस्टेंट के बराबर जाता है, और अगर वी एस वर्सेस एफ है तो 10 अल्फा एच अपान ई के बराबर जाता है। कॉपी करो, एच अपान ई। तुम्हारा दिमाग सब सही है, तो तुम बताओ ना, लेस देन थीटा होगा कि नहीं होगा।
लेस होगा, दिमाग खराब है। ई में ना 10 पावर माइनस 19 होता है, समझ रहे हो? ऊपर जाएगा 10 का पावर 19 तो अल्फा बड़ा हो जाएगा ना, अल्फा 10 का पावर 19 टाइम्स बड़ा होगा थीटा से। कुछ पल्ले पड़ा तुमको? हटाएं इसको। लिख लिया? अब कुछ क्वेश्चंस पाते हैं, ठीक है, और ये अक्सर फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है। मान लो ऐसे दिया था फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ है, यहां दिया गया मान लो 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, यह है माइनस 20 वोल्ट, और यहां पे ये लिखा गया 4.0 और ये है x कामा 0, x कामा 0 इसका कोऑर्डिनेट है, मतलब x नॉट कामा 0 है। x नॉट कामा 0 और इसमें लिखा गया इंटू 10 टू द पावर 15। मतलब इसका मतलब ये है ना कि अगर तुम्हें इसकी वैल्यू पढ़नी हो कोऑर्डिनेट की, तो कोऑर्डिनेट है 4 इंटू 10 का पावर 15, ये है, और ये सब हर्ट्ज है, बाकी वोल्ट्स में, ठीक है। और लाइट की स्पीड c को मैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड ही एज्यूम कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन में मेंशन है। अब देखो पहली बात कि ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो सकता है, तो लिखो तो फाइंड प्लांक कांस्टेंट वैल्यू, h की वैल्यू बताओ, फाइंड प्लांक कांस्टेंट वैल्यू, इसको देख के प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। ऑप्शन में एक ऑप्शन 6.67 10 पावर माइनस 34 एकदम होता है, जो कि आंसर बिल्कुल नहीं होता है। अब इस डेटा के सहायता से जो h आएगा वो h बचाना है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सहायता से हम चाहें तो प्लांक कांस्टेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। ये ग्राफ ये बताने की कोशिश करके, ये ग्राफ तो थ्योरेटिकल ग्राफ है, तो थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल ग्राफ है, प्रैक्टिकल ग्राफ प्लॉट करते हैं सब एक्सपेरिमेंट के टाइम पे, और फिर h की वैल्यू निकाल के बताते हैं, सब प्रूफ होता है। ये 6.67 10 पावर माइनस 34 ही आता है। बट हमने जो प्रैक्टिकल किया है वो डेटा मुझे तो नहीं रटा हुआ एटलीस्ट, तो थोड़ा बहुत डिफर हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत क्या हो सकता है कि बहुत ज्यादा डिफर हो जाए, ठीक है, क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं किया। और जब एग्जाम में आता है तो भी वो जो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू देते हैं ना, वो देखो वो ज्यादा डिफर नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिकल थोड़ा वो तो लिंक होता है, उसी के आसपास की वैल्यू होती है। जैसे 6.6 ऑप्शन में है, तो एक ऑप्शन में होगा 6 इंटू 10 पावर माइनस 34। क्वाइट पॉसिबल है कि इसको सॉल्व करने के बाद 6 इंटू 10 पावर माइनस 34 आए, तो तुम उसको मार्क करोगे, दैट इज करेक्ट आंसर। तो कहना चाहता है इस ग्राफ को देख के बता h कितना आएगा, तो वैसे ही हम भी बताने जा रहे हैं इस ग्राफ को देख के कि h कितना आएगा। कुछ पल्ले पड़ रहा है तुमको? तो चलो निकालते हैं। अभी vs वर्सेस f का ग्राफ है नहीं, तो vs वर्सेस f का ग्राफ में ये जो एंगल अल्फा था, अच्छा एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल दोनों अल्फा होगा कि अलग अलग होगा? ये दोनों एंगल सेम होगा, एकदम सेम होगा। तो गधे हो, सेम नहीं होगा, h अपान ही होता है ना, 10 अल्फा की जो वैल्यू होती है वो h अपान ही होती है, और h प्लांक कांस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो h और e की वैल्यू बदल नहीं सकती, तो ये ग्राफ हमेशा पैरेलल बनेंगी, चाहे किसी मेटल पे एक्सपेरिमेंट हो, वट एवर द मेटल्स, ऑल ग्राफ मस्ट हैव सेम स्लोप, h अपान e, सही है। अब चलो 10 अल्फा निकालते हैं। अच्छा अल्फा, ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो एंगल क्या होगा? अल्फा होगा। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में 10 अल्फा बराबर, दिस लेंथ इज 20
एंड डिवाइड बाई दिस लेंथ इज 4। स्लोप निकालना जिंदगी में सीखा है, y बाई एक्स होता है एक फॉर्मूला, तो होगा 20 डिवाइड बाई 4, लेकिन 4 में लिख के 10 का पावर 15 लिखेंगे, समझ रहे हो ना। तो अब यहां से आएगा h बराबर 4 5 5 माइनस 15 इंच टू ई, ई होगा 1.6 10 का पावर माइनस 19, एच कितना आ गया 16 85 8 इंटू 10 का पावर माइनस 34, ये आंसर है। तो ऑप्शन में एक ऑप्शन तो भी पड़ा होगा 8 इंटू 10 का पावर माइनस 34, और एक दूसरा ऑप्शन होगा 6.67 10 पावर 34। अब तुम्हें मार्क करना है इसको, तो कह रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताओ कि आंसर कितना आएगा। कुछ पल्ले पड़ रहा है, लिखो अगला क्वेश्चन इसी में। फाइंड एक्स नॉट पता करो, ये एक्स नॉट कितना होगा। तो एक्स नॉट अगर निकालना है फिर स्लोप इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ का जो स्लोप आया, यहाँ का 10 अल्फा 20/4 और यहाँ का 10 अल्फा और 10 एक्स नॉट आएगा, तो हो गया, सही है जी। लिखो ये मेटल 1 है, ये मेटल 2 है। तीसरा क्वेश्चन नोट करो, फाइंड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल 2 एंड फाइंड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल 2 कॉमा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी and threshold wavelength for find work function of metal 2 comma threshold frequency and threshold wavelength for this metal इस मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, प्लस इस मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लाइट कितनी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना होना चाहिए। तो तुम देखो यहाँ पे ये जो -20 है, ये क्या बताता है, फाई अपान ई। तो मैं कहूंगा कि फाई नॉट अपान ई की वैल्यू फाई 2 लिख लेते हैं, फाई 2 अपान ई इज इक्वल टू 20 वोल्ट। माइनस लिखेंगे, माइनस फाई होता है ना, तो माइनस हट गया, फाई 20 बनेगा। तो यहां से फाई 2 की वैल्यू हो गई 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ये वोल्ट है ना, तो इधर जाएगा तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन नॉर्मली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताया जाता है, फिर और कोई पूछता कि जूल में बताओ, डिवाइड कर देते, दिमाग तुम्हारा खराब है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मल्टीप्लाई करोगे 1.6 - 19 मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे जिंदगी कटेगी, आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। खड़े पे बात समझ नहीं आती है। देखो टी शर्ट पे लिखा है फ्यूचर, बैठ जाओ। अरे मैंने इसी को बस बैठाया था, बैठ रहो बैठोगे तुम। तो वर्क फंक्शन इज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब पूछा गया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताइए, तो वर्क फंक्शन को एच एफ टी एच लिख लेंगे, तो आ गया 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.6 10 पावर माइनस 19, एच की जगह पे एच की वैल्यू कौन सा यूज करोगे, 6.67 है ये, यही वाला। इस क्वेश्चन में तुम हमेशा आगे बैठना, इसको यूज करेंगे 8 × 10 पावर माइनस 34 एच इंटू एफ टी एच। तो एफ टी एच बराबर आ जाएगा 8 दूनी 16.2 और ये आई थिंक 4 × 10 का पावर 15 हर्ट्ज से जाएगा, बन गया इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सही है। और देखो वर्क फंक्शन बराबर होता है एच सी अपान लैम्डा टी एच, तो जो लैम्डा टी एच आएगा एच सी अपान वर्क फंक्शन, और एच सी की वैल्यू 12,400 और वर्क फंक्शन यहां से 20 रख दे सीधे, ये आंसर एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। क्या है क्या, एच सी इज 12,400
पढ़ा नहीं है क्या? पहली क्लास से यही पढ़ाया था। हाँ एकदम समझदार है। ये एच अलग है। सही कह रहा है। तो इससे बढ़िया है v बराबर एफ लैम्डा लगा दो। c बराबर एफ इंटू लैम्डा, तो लैम्डा आएगा c अपान एफ, और c है 3 × 10⁸, और f हम लोग निकाल चुके हैं 4 × 10⁻15। सही है। बस तो ये आ जाएगा हमारा 0.75 10⁻⁻7 ना, 7 मीटर। इसका मतलब एंगस्ट्रॉम में कितना आएगा? 750 एंगस्ट्रॉम। सही है। एस सी 12400 नहीं कर सकते थे क्योंकि एच 6.67 पे वो 12420 बनता है, बट ये तो एच 8 चल रहा है। सही है। हटाएं इसको। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये मान लो, लिखो तुम, saturation current calculation, saturation current calculation, saturation current calculation, saturation current calculation। तो मान लो एक सरफेस है जिसका एरिया ए है, ये ए परपेंडिकुलर एरिया है, इस पे लाइट रे जैसे पड़ रही है, जिसकी इंटेंसिटी आई है, लाइट रे है जिसकी इंटेंसिटी आई है, ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी ईटा है। अच्छा, एफिशिएंसी का मतलब होता है क्या है? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जितने फोटॉन्स पड़ रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे फोटॉन सारे इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब सारे फोटॉन्स को एक एक इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करेंगे तो हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन निकल लें, कुछ नहीं निकल पाए, क्योंकि जो अंदर एनर्जी लॉस कर गया पूरा का पूरा अपनी, तो निकल ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब सारे के सारे फोटॉन आर नॉट कैपेबल टू इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन, सारे कैपेबल नहीं है। सही है ना? कुछ ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो एफिशिएंसी कम होनी चाहिए, वो 1 तो नहीं हो सकती। एफिशिएंसी 1 का मतलब है कि सारे के सारे फोटॉन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, जिसकी पॉसिबिलिटी 0 है। अच्छा, एग्जाम के अंदर अगर कभी कहता है कि एफिशिएंसी इतनी है तो हम उसको मानेंगे, बट अगर नहीं देता एफिशिएंसी कितनी है तो डिफॉल्ट केस में उसको 1 मान लेंगे। भाई दिया ही नहीं तो अपने मन से क्या माने, 0.2 की 0.3, 1 मान लो। अब 0 मान लोगे तो गलत नहीं हो जाएगा, आंसर ही 0 हो जाएगा, तो 0 तो ऑप्शन होता ही नहीं है। तो डिफॉल्ट केस में एफिशिएंसी इज 1, तो डिफॉल्ट हम अलग से याद रखेंगे कि ईटा 1 होती है, ठीक है। बाकी समझते हैं, अगर एफिशिएंसी ईटा है इसका मतलब ये है कि जितने फोटॉन पड़ रहे हैं उनका ईटा टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहा है, ईटा इज लेस देन 1। तो सबसे पहले तो ये निकालें कितनी फोटॉन इस पे पर सेकंड पड़ रहा है, तो पहले एनर्जी निकालें, पावर 1 सेकंड में, 1 सेकंड का जो पावर होगा वो इंटेंसिटी इंटू ए परपेंडिकुलर होगा, पावर। अब पावर इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एच सी अपान लैम्डा इज टू डी एन बाई डी टी, पर सेकेंड नंबर ऑफ फोटॉन, नंबर ऑफ फोटॉन। सही है। या मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ कि कोई पूछे कि पर सेकेंड नंबर ऑफ फोटॉन कितने निकल रहे हैं, तो इट इज नथिंग बट आई ए परपेंडिकुलर अपान एच सी अपान लैम्डा, मतलब एक फोटॉन का एनर्जी को डिवाइड कर दो पावर में, पता चल जाएगा कितने फोटॉन निकल रहे हैं पर सेकेंड। सही है। अच्छा, इतने तो ये स्टेप 2 है और ये स्टेप 1 है। अब स्टेप 3 पे आते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड इतने हैं, बट क्या इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? नहीं। तो अगर मुझे पता करना हो कि पर सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो मुझे क्या करना होगा, इसी में ईटा मल्टीप्लाई कर दें। अगर इसी में मैं ईटा मल्टीप्लाई कर दूं तो पता कर सकता हूं कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड बाहर निकल रहे हैं। सही है। तो ये वैल्यू हमारी होगी कितनी, ईटा आई ए परपेंडिकुलर अपान एच सी अपान लैम्डा, लैम्डा के ऊपर भेज देते हैं। अब ये तो पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया जो पहुंच रहे हैं वहां पे। सही है।
पर सेकंड जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उनकी संख्या इतनी है, और सैचुरेशन करंट में यही सारे इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच रहे हैं, एनोड प्लेट पे। करंट क्या होता है, पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो जब इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पहुंच रहे हैं तो चार्ज कितना फ्लो करेगा, इसी में मल्टीप्लाई कर दें। तो जो सैचुरेशन करंट होना चाहिए ना, फोर्थ स्टेप, वो कुछ और नहीं होना चाहिए, एन डी एन ई बाई डी टी इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, तेरो बस यहां से सैचुरेशन करंट की वैल्यू आ गई। इट इज आई ए परपेंडिकुलर ईटा लैम्डा इज टू ई डिवाइडेड बाई एच सी, आ गई वैल्यू, ठीक है। और इतना एम्पियर करंट फ्लो करेगा, एंड दिस इज सैचुरेशन करंट। अच्छा एक चीज और देखना, हालांकि द बेस्ट वे इस पूरे प्रोसेस को ही तुम समझो, ठीक है, कि मैंने कैसे बताया है, रदर देन उसको याद रखना। अच्छा एक चीज और देखो, ये आई इंटू ए परपेंडिकुलर एक पावर है, पावर है, तो कभी कभी वैसे लिखते हैं, पावर इंटू एन लैम्डा ई डिवाइड बाई एच सी, जहां पी पावर है, इसको पावर लिख लेते हैं, पावर इज टू ईटा लैम्डा ई डिवाइड बाई एच सी एम्पियर। अब देखो सैचुरेशन करंट और इंटेंसिटी ग्राफ मैंने कहा था स्ट्रेट लाइन बनता है, देखो स्ट्रेट लाइन बन गया, ए परपेंडिकुलर कांस्टेंट रहेगा, ईटा कांस्टेंट रहेगा, लैम्डा कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, दैट मींस सैचुरेशन करंट एंड करंट मस्ट बी लीनियर प्रोपोर्शनल, ये लीनियर प्रोपोर्शनल जानना चाहिए, सही है। हाँ बट इसमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, एच सी अपॉन लैम्डा है, एच सी अपॉन लैम्डा, देखो सही ना, तो इसका मतलब कि क्वेश्चन में कभी वैसे पूछता बोलता, मेरी बात सुनना, थोड़ी सी एक बात सुनना तुम, ये इस आईएस को मैं एक नया टर्म्स में लिखने जा रहा हूं, देखा, इस आईएस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई ए परपेंडिकुलर इनटू ईटा ई अपॉन एच इनटू एफ, सी अपॉन लैम्डा इज फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन में ऐसे बोलता है, सुनना, जो लाइट पड़ रही है अगर उसकी इंटेंसिटी डबल कर दें तो सैचुरेशन करंट पे क्या असर पड़ेगा, डबल हो जाएगा, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में ऐसा कहता है कि जो लाइट पड़ रही है उसकी इंटेंसिटी डबल कर दिया, फ्रीक्वेंसी भी डबल कर दिया, तो ऐसा करंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा ना। इंटेंसिटी बढ़ी, सैचुरेशन करंट पर असर नहीं पड़ा, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन पर असर नहीं पड़ा। देखो नंबर ऑफ फोटॉन क्या होता है, पावर आई इंटू ए बराबर एस सी अपॉन एच एफ से डिवाइड कर दो, क्या ये नंबर ऑफ फोटॉन होना चाहिए, पावर अपॉन एक फोटॉन की एनर्जी। तो जब इंटेंसिटी को डबल करोगे, फ्रीक्वेंसी को डबल करोगे, तो नंबर ऑफ फोटॉन कांस्टेंट हो जाएंगे ना, और नंबर ऑफ फोटॉन कांस्टेंट हो गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एमिशन भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के निकालने का काम तो फोटॉन ही कर रहे हैं, फोटॉन की संख्या ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, फोटॉन की संख्या बढ़े ना करे तो इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकलेंगे ज्यादा। ये बात समझ में आ रही है, लिखो तो स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो हम इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मेथड ही मतलब सबको मिला के मेथड ही इंपॉर्टेंट, बट कई बार हम उसका यूज करेंगे, ठीक है, जब ये बताने का मन नहीं करेगा एक एक लाइन तो मैं सीधे इसका यूज करते हैं, क्योंकि तुम जान चुके मेथड कैसे आ रहा है। लिखो तो, इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम्स डबल, if intensity of light becomes double, keeping frequency constant, keeping frequency constant, keeping frequency constant, then saturation current becomes double, then saturation current becomes double, saturation current double हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, if intensity of light, if intensity and frequency, if intensity of light and frequency, if intensity of light and frequency both are double, both are double, if intensity of light and frequency both are double, then there is no effect on saturation current, ठीक है। और इस पूरी लाइन को ना अंडरलाइन करके ऊपर लिख देना इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ना मेंस एडवांस दोनों में आ चुका है,
दोनों पार्ट आ चुका है। इंटेंसिटी डबल कर दिया, सैचुरेशन पे क्या असर पड़ेगा, तो डबल हो जाएगा। इंटेंसिटी डबल किया, फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया, क्या असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चंस और कल करेंगे। एचसीबी मुझे दे दो वॉल्यूम 2, एचसीबी का वॉल्यूम 2। तुम किसके सहारे आते हो भाई, पढ़ने दूसरे के सहारे आते हो क्या? एचसीबी वॉल्यूम 2 कहाँ पे है? फिर कोई तो लाया होगा। अच्छा, आज के बाद 3 2 5, तुम 5 हो ना, पांचों में से किसी एक के पास तो एचसीबी होना चाहिए डेली। अब तुम डिसाइड करना कौन कब एचसीबी लाएगा। वॉल्यूम 2 पांचों में से किसी एक के पास होना चाहिए। और तुम लोग सुनो, तुम पांचों में से, तुम 5 और तुम दो दो पीछे बैठो 7, तुम सातों में से किसी एक के पास एचसीबी होना चाहिए डेली। अभी है, डेली होना चाहिए एचसीबी यहाँ पे। मैं होमवर्क भी तो दे दूं ताकि होमवर्क कर लेते तुम। तो कल से एचसीबी लेके आना है। अरे कल 25 तारीख है, छुट्टी है ना, क्या करोगे तुम लोग?